Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई स्पेशल डे नहीं है तो आज कल के क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि होप प्रोब इसने अपनी पहली इमेज भेजी है मार्स की ओर ही ये इसका मिशन था। हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री के द्वारा भेजा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएसए, जापान, इजराइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये यूएई के द्वारा भेजा गया था। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। मार्स की स्टडी के लिए भेजा गया था इसे। यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, इसका ये मिशन था जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए इसे भेजा गया था। इसने फर्स्ट इमेज है ऑरोरा की वो भेजी है मार्स की, जिसके अंदर जो नाइट के अंदर इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि हमारे जो अगर पृथ्वी के ऊपर देखें तो नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर देखने को मिलता है। हमें देख लेते हैं। हम इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में? इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के बारे में हमें बताना है। ये इसका फर्स्ट एडिशन देखने को मिला है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CIA जिसे इन शॉर्ट बुलाते हैं हम, और उसके साथ में पार्टनरशिप की है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अंदर 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों में, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। कल मैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो गई थी। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट पूछा गया हो और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो तो हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस कन्फ्यूजन से हमेशा बच के रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एडिशन है इस इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का, वो देखने को मिला है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। पार्टनरशिप की गई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में, और इसे इनॉग्रेट किया गया था 6 जुलाई 2021 को। ये इवेंट है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया गया है काफ़ी सारे एम्बेसडर्स के द्वारा और कमिश्नर्स के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर से, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर से। इसके अंदर जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, जो कि हैं रीवा गांगुली दास, उन्होंने इस समिट को एड्रेस किया है और इसके अंदर प्रमोट किया गया है जो ट्रेड फैसिलिटेशन है उसको, और इंडो पैसिफिक के अंदर हम क्या इंप्रूव करना चाहते हैं? क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस को और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अंदर हमने हाईलाइट की हैं कि हम चाहते हैं कि फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक देखने को मिले हमें, ताकि हम ट्रेड को बढ़ा सकें और कनेक्टिविटी हो सके वो पूरे रीजन के अंदर देखने को मिले। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस्तांबुल कन्वेंशन। ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो हमें बताना है कौन से किससे रिलेटेड है। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए है, या फिर ये प्रोटेक्ट करेगा कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को, या फिर जो ये टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग की जाती है उस एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है, या फिर ये प्रिवेंट करता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये इससे रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप में काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम दिया गया है इस्तांबुल कन्वेंशन। ये एक ह्यूमन ट्रीटी है जिसका एम रखा गया है कि प्रिवेंट किया जा सके और प्रोसिक्यूट किया जा सके सभी फॉर्म जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस देखने को मिलती है उनके बारे में बात की जाए, ताकि प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वलिटी को और इंश्योर किया जा सके और उनको प्रोटेक्शन को भी, और उनको रिहेबलाइज किया जा सके। मतलब कि जिन वुमेंस के साथ में पहले ये हरकतें हुई हैं, जो इनकी वायलेंस की विक्टिम रही हैं, उनको फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका दिया जाए, उन्हें फिर से रिहेबिलिट किया जा सके। इससे रिलेटेड है ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाइट फ्लैग मूवमेंट। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन सी जगह पे देखने को मिला, मतलब कि कौन सी कंट्री के अंदर हुआ है ये यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। हमारे ऑप्शंस हैं मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये मलेशिया के अंदर देखने को मिला है। इसके यहाँ पे काफ़ी सारे हैशटैग्स चले हैं और सबसे जो फेमस है वो है बैंडरपूथ। ये आप मलेशिया की लोकेशन देख सकते हैं। इसके आसपास में थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है। फिर देख लेते हैं मलेशिया के अंदर क्या हुआ है कि जो लो इनकम फैमिलीज़ रह रही हैं उन्होंने वाइट फ्लैग उसको फहराया अपने घर के बाहर, ताकि इसे एक कैंपेन के रूप में दिखाया जा सके, क्योंकि उसके अंदर जो मलेशिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन देखने के मिले हैं और उसके बाद में भी लगातार लॉकडाउन हो रहे हैं। और अभी 1 जून को फिर से और लॉकडाउन डिसाइड किया गया है कि फिर से जो लॉकडाउन है वो लगाया गया है। उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, वैसे तो हमको पता ही है कि जो गरीब और मार्जिनल सेक्शन होता है वो हमेशा से ही दब जाता है हर चीज़ों की वजह से,
उनके पास में कोई भी फाइनेंशियल कमी भी है, जो उनके पास कोई भी फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं है और खाने की भी कमी हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने ये इस तरीक़ों को आजमाया है कि वो अपने घरों के बाहर जो वाइट कलर का फ्लैग है उसको लगाएंगे, ताकि जो आसपास की फैमिलीज़ हैं या फिर जो भी उनकी जो हेल्प करने वाले हैं वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकें। अपने उस फ्लैग को देखकर उनको पता चल जाए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। और इसके ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वाइट फ्लैग के बारे में ही चल रहा है, यहाँ पे ब्लैक फ्लैग भी फहराया जा रहा है, ताकि जो मलेशियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उसका प्रोटेस्ट दिखाया जा सके। और इसका जो स्पेसिफिकली डिमांड की जा रही है वो क्या की जा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुहियुद्दीन यासीन, उनका रिज़ाइन मांग रहे हैं, तो इसलिए इसे ब्लैक फ्लैग को फहराकर इस चीज़ का दिखाया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में। जो टेली लॉ प्रोग्राम चलाया गया है हमारी कंट्री के अंदर उसके बारे में बताया गया है। टेली लॉ प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, किसकी कोलैबोरेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर। फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, इसका एम क्या रखा गया था, ताकि रीच आउट किया जा सके जो भी जिन व्यक्तियों को ज़रूरत है और मार्जिनल और डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको कनेक्ट किया जा सके और वो सारी फैसिलिटीज़ पा सकें जो लॉ से रिलेटेड होती है उनको बारे में। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने कॉमेमोरेट किया है कि एक माइलस्टोन रखा है, इसमें 9 लाख बेनिफिशरीज हैं टेली लॉ प्रोग्राम के अंदर देखने को मिले हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गए हैं। इस प्रोग्राम को कनेक्ट किया गया है डिसएडवांटेज और नीडी सेक्शन को, ताकि लीगल एडवाइस दी जा सके पैनल लॉयर के द्वारा। और इसके अंदर कैसे किया जाएगा, इंटरफेस किया जाएगा, मतलब कि वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू इनको बताया जाएगा सारी डिटेल्स। और कॉमन सर्विस सेंटर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं इसके अंदर। टेली लॉ है वो शुरू हुआ था 2017 के अंदर शुरू हुआ था ये, और इसके अंदर जो 170 डिस्ट्रिक्ट और 11 स्टेट्स को शामिल किया गया था, और वहाँ पे 1800 जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे। जबकि 2019 के अंदर इसके अंदर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था, और इसके अंदर जो CSC सेंटर्स थे, तो कॉमन सर्विस सेंटर थे, वो थे 29,860। टेली लॉ प्रोग्राम है उसको प्रेजेंटली ऑपरेशन किया जा रहा है 633 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो 115 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी शामिल हैं। और ये अभी करंटली 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर 50,000 से भी ज़्यादा CSC हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। टेली लॉ है वो सर्च कर रहा है, उसके अंदर 369% ग्रोथ देखने को मिली है जो बेनिफिशरीज हैं उनके नंबर के अंदर, जो कि लीगल एडवाइस के लिए सामने निकल कर आ रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको भी देखने को मिला है उसके टाइम पे भी। टेली लॉ प्रोग्राम है वो एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोग्राम है, इसकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि जो वर्किंग फील्ड है उसके अंदर कैसी फंक्शनरीज काम कर रही हैं। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, पैरालीगल वॉलंटियर के अंदर, और स्टेट कोऑर्डिनेटर और पैनल लॉयर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है हमें बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वैसे तो फिशरी को देखकर आप मत्स्य से आइडिया लगा ही सकते हैं इसके बारे में। फिर देख लेते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप है वो मत्स्य सेतु के नाम से लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके थ्रू जो फिशरमैन्स हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर एक्वाटिक टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ कर पाएंगे, और इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा कि अगर कोई भी मानसून से रिलेटेड डिजास्टर आने की भी संभावना है तो इसके अंदर उसके बारे में पहले ही बता दिया जाएगा। और ये डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के द्वारा। और इसको फंडिंग सपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NFDB बुलाया जाता है, ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। मत्स्य सेतु ऐप है उसके अंदर स्पीसीज वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज सेल्फ लर्निंग की जाएगी। ऑनलाइन कोर्स है, इसके अंदर मॉड्यूल्स लगाए गए हैं, ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर
रिनोन्ड एक्वाकल्चर के बारे में एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे, उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड, उनको सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जो ग्रो आउट कर सकते हैं कल्चर जो कि कॉमनली इंपॉर्टेंट फिशरीज़ के अंदर, जैसे कि कार्प हैं, कैटफिश हैं, स्कैम्पी हैं, मूरल हैं, ऑर्नामेंटल फिश हैं, या फिर पिरल फार्मिंग है, वो की जा सकती है इसके थ्रू। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनके द्वारा वो भी की जाएंगी इसके अंदर, और मेंटेन जिसके द्वारा मेंटेन की जाएगी सोइल को और वाटर की क्वालिटी को फीडिंग करने के लिए और हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए एक्वाकल्चर ऑपरेशंस के अंदर, जो कि प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा ये सब कुछ। और इसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम है जिसके अंदर किसके द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि उनके अंदर सीमलेस और इफेक्टिव डिसमिनेशन देखने को मिले। इसके द्वारा पहले अलर्ट दे दिया जाएगा अगर कोई भी डिजास्टर रिलेटेड सिचुएशन देखने को मिल सकती है तो। और अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है किसके रिस्पेक्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पेक्ट में। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि वेस्ट बंगाल ने ममता बनर्जी के हारने के बाद में एक ये प्रोविज़न होता है कि हमारे अगर 6 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति मेंबर बनना रहना चाहता है तो उसके लिए उसको 6 महीने के अंदर चुनाव के होने के 6 महीने के बाद के अंदर दोबारा से किसी न किसी सीट के ऊपर से जीत कर आना होता है। तो इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो पीपल हैं उनके बीच में जाए और वहाँ से विन करके आए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर उसका नाम नॉमिनेट कर दिया जाए। अब जो कोविड-19 चल रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, इस वजह से तो हम मान सकते हैं कि ये तो होने से रहा कि वहाँ पे दोबारा से चुनाव होंगे, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी भी नहीं कि उनकी वजह से दोबारा से चुनाव हो और वो जीत जाएं। ये तो आप पॉलिटिक्स को समझ ही सकते हैं इतना तो। और दूसरी बात है कि अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगी तो उसके लिए भी उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर करंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो इसी के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है कि रेजोल्यूशन पास किया गया है वहाँ पे। सो ये इसीलिए न्यूज़ में है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इसको पीछे क्यों छोड़ें, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका क्रिएशन किया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन किया जाता है स्टेट के अंदर आर्टिकल 169 के अंदर। हमारे पास में प्रेजेंटली 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं ममता बनर्जी, उन्होंने वो लीड कर रही हैं तृणमूल कांग्रेस को, जिसके अंदर पास किया गया एक रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली के अंदर 6 जुलाई 2021 को, ताकि क्रिएट किया जा सके लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट के अंदर आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे पास में प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका के अंदर अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल के अंदर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। इवन ये बात है कि सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी गई थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही बनी थी। ये 1937 के अंदर बनी थी, लेकिन 1969 के अंदर इन्होंने अबोलिश कर दिया था, क्योंकि ये मानते थे सिंबल ऑफ एलिटिज्म माना गया था इसे, इसलिए इसे अबोलिश कर दिया गया था। आसाम असेंबली है और राजस्थान असेंबली है, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, कब से 2010 और 2012 से ही, ताकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से बना सकें। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि आंध्र प्रदेश है, उसने बिल पास किया है कि वो अबोलिश करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये बिल है, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद में उसे डिमोलिश किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर है, उसके पास में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन जब 2019 के अंदर जो 5 अगस्त आया था उसके अंदर जब उसे यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उस वजह से उसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट असेंबली है वो दोनों डिमोलिश हो गई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी फायरिंग रेंज है उसको जो गुलमर्ग के अंदर है, कश्मीर के अंदर, उसे एक इंडियन एक्सप्रेस के नाम पे रखा गया है। तो वो कौन सी है? प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा या फिर आलिया भट्ट। तो वैसे पिक्चर देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा, जो इनको जानते हैं उनको तो पता ही चल गया होगा। हमारा आंसर है विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। विद्या बालन है, उन्होंने एक न्यू वेब सीरीज़ है उसके अंदर काम किया है, जो कि शकुंतला देवी, मेरी पर्सनल फेवरेट है ये, बिकॉज इसके अंदर जो वुमन है वो क्या दिखा रही है, वो एक टीचर का रूप दिखा रही है और उसके अंदर
वो मैथ्स को कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जा सकता है उसके बारे में सिखा रही हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो आपको और भी जल्दी याद होगा और समझ पाएंगे आप उसे ईजिली। सो अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बोरिंग फील हो, तो जैसे कि पर्सनली मुझे हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को जो पर्टिकुलरली जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं उसके अंदर खुद को एक पार्ट मान लीजिए। इवन मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ कि वहाँ पे जो अगर किसी राजा के बारे में बात हो तो खुद को राजा ही मान लो उस टाइम पे। सो उस टाइम पे थोड़ा इंटरेस्ट जागने लग जाता है उसके अंदर और आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। सो आगे देख लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, इन्होंने पिछले 2 दशक से इंडियन जो सिनेमा है उसके अंदर काम किया है। इन्होंने शुरुआत की थी एक स्मॉल स्क्रीन, जो छोटा पर्दा बुलाते हैं हम जिससे, उससे शुरुआत की थी। और इनको ऑनर किया गया है, अवार्ड दिया गया है पास्ट ईयर फिनोमिनल वर्क के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने किया है उसकी वजह से। इंडियन आर्मी के द्वारा इनका नाम जो है वो एक फायरिंग रेंज को दिया गया है ताकि इनको ऑनर किया जा सके। इसके साथ साथ ये इनको इनवाइट भी किया गया था अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स और साइंसेज के अंदर। और इनकी ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि ऑस्कर से बियॉन्ड काम करती है। सो यहाँ पे भी इनको इनवाइट किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड की गई गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट किया गया एक नई मिनिस्ट्री को जिसका नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। एक किस स्टेट्स के अंदर ये इससे रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हमें बताना है। मिनिस्ट्री जो है ये प्रोवाइड करवाएगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया के अंदर। फिर हमारे अगले स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री है वो क्रिएट की गई है रियलाइज करवाने के लिए, इसका विजन रखा गया है सहकार से समृद्धि तक। इसका मीन है प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स। फिर हमारे अगले स्टेटमेंट है किसी भी मिनिस्ट्री को बनाना है फिर किसी को डिपार्टमेंट के बनाना किसके अंदर बनाया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर बनाया जाता है ये। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये एक हिस्टोरिक मूव है कि एक मिनिस्ट्री को सेपरेट करके एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर से निकाला गया है कॉपरेशन को, और इसे क्रिएट किया गया है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा रियलाइज़ करने के लिए जो विज़न है हमारा, जो सहकार से समृद्धि तक मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करवाना चाहती है जो सेपरेट लीगल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिया के अंदर। और इसके अंदर हेल्प भी मिलेगी, हम कोऑपरेटिव्स के अंदर डीपन वर्क कर पाएंगे और ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट है उसे रीच कर पाएंगे ग्रास रूट के ऊपर। मिनिस्ट्री है वो काम करेगी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रोसेस जो देखने को मिल रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये काम करेगी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए, और इनेबल करेगी जो डेवलपमेंट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के अंदर, जिसे हम MSCS बुलाते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट है उसने प्लान किया है कि वो डेवलप करेगी टाइगर कॉरिडोर्स को ताकि कनेक्ट किया जा सके 3 टाइगर रिजर्व्स को। वो कौन कौन से हैं, उनमें से कौन सा एक गलत है दिया गया है, हमें ये बताना है इन 4 ऑप्शंस के अंदर से वो कौन सा है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, या फिर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इसके अंदर सरिस्का है उसको शामिल नहीं किया गया है। देख लेते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट है उसने प्लान किया है कि वो डेवलप करेगी टाइगर कॉरिडोर ताकि कनेक्ट किया जा सके रणथंभौर टाइगर रिजर्व को, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली क्या किया है, इस नोड ऑफ क्रिएशन किया गया है रामगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है उसकी, ये सेंचुरी है ये लिंक करेगी रणथंभौर टाइगर रिजर्व को नॉर्दर्न साइड से और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को सदर्न हाइट साइड से। इससे प्रपोज साइट है ये सेंचुरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, और ये कनेक्ट करेगी रणथंभौर टाइगर रिजर्व को सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को कोटा डिस्ट्रिक्ट से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये एक कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, ये जॉइंटली डेवलप किया गया है इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये बांग्लादेश के साथ में मिलकर काम किया हमने। इसके अंदर 2 × 660 मेगावाट कोल फायर्ड पावर स्टेशन लगाया गया है, डेवलप किया गया है रामपाल बांग्लादेश के अंदर।
इसके अंदर जो बांग्लादेश और इंडिया की फ्रेंडशिप पावर कंपनीज़ हैं वो काम करेंगी। BIFPCL, इसके अंदर 50-50 जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर इंडिया स्टेट ओन करेंगे इसके अंदर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC जिसे बुलाते हैं, और बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो मिलकर काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और सुपर क्रिटिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है इसके अंदर। इसकी पहली यूनिट है वो प्रोजेक्ट की गई है कि इसके अंदर इसे कमीशन किया जाएगा दिसंबर 2021 के अंदर। और इसके अंदर कोइंसाइड क्या है कि ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जाएगी विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश की। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने प्रोड्यूस किया है 95% ऑफ टोटल कंट्रीज प्रोडक्शन किसके अंदर, जो कमर्शियल वैरायटी है चेरीज़ की कंट्री के अंदर। तो ये बताना है कौन सी जगह पे ये प्रोड्यूस किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पूरी कंट्री का 95% एक अकेले प्लेस निकल कर आए। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आपका इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और आपका स्कोर क्या रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। आजकल आप बहुत कम आंसर कर रहे हैं आप। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फॉर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।